आज हम भौतिक भूगोल में वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वैगनर। प्रोफेसर अल्फ्रेड वैगनर जर्मनी के एक प्रसिद्ध जलवायुवेत्ता तथा भूशास्त्रवेत्ता थे। इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1912 में किया, परंतु 1915 तथा 1920 में इसका विवेचन हुआ, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण इस सिद्धांत की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ। वैगनर ने अपनी प्रतिस्थापना परिकल्पना या डिस्प्लेसमेंट हाइपोथेसिस का प्रतिपादन महासागरों की तली तथा महाद्वीपों की स्थिरता की संकल्पना को गलत प्रमाणित करने के लिए डिस्प्लेसमेंट हाइपोथेसिस का प्रतिपादन किया। प्रतिस्थापना परिकल्पना। वैगनर के सामने सबसे बड़ी समस्या थी जलवायु संबंधी परिवर्तन। भूमंडल पर अनेक स्थानों पर ऐसे प्रमाण मिले जिनके आधार पर ये ज्ञात होता है कि एक ही स्थान पर जलवायु में समय समय पर परिवर्तन हुए हैं, और इन परिवर्तनों को दो रूपों में स्पष्ट किया जा सकता है कि किस प्रकार से अपन इसको बताएंगे। पहला तो ये कि यदि स्थल भाग एक जगह पर स्थिर रहे हों तो जलवायु कटिबंधों का स्थानांतरण होगा, जिस कारण से कभी शीत, कभी उष्ण, शुष्क, कभी उष्णार्द्र जलवायु का आगमन हुआ होगा। लेकिन ऐसे स्थानांतरण के प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलते हैं। दूसरा क्या रहा होगा? पहले में तो क्या था? स्थल भाग एक जगह पर स्थिर रहे हों। दूसरे में क्या है? यदि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे हों तो किसका स्थानांतरण हुआ होगा? स्थल भागों का स्थानांतरण हुआ होगा। और वैगनर ने स्थल के स्थायित्व को नहीं माना है, अस्वीकार किया है, और उनके स्थानांतरण एवं प्रवाह में विश्वास किया है। यानी वो ये मानते हैं कि स्थल जो है वो स्थायी नहीं है। वैगनर ने पूर्व जलवायु शास्त्र, पूर्व वनस्पति शास्त्र, भूशास्त्र तथा भूगर्भ शास्त्र के प्रमाणों के आधार पर ये मान लिया कि कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थल भाग एक स्थल भाग के रूप में संलग्न थे। और इस स्थल पिंड का उन्होंने पेंजिया नाम दिया उसको। इस पर छोटे छोटे आंतरिक सागरों का विस्तार था। पेंजिया के चारों ओर एक विशाल जलभाग था, जिसका नामकरण वैगनर ने पैंथालासा किया है। स्थल भाग का पेंजिया और जो विशाल जलभाग था उसका नाम पैंथालासा। पेंजिया का उत्तरी भाग लोरेसिया तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड को दर्शाता है। उत्तरी भाग लोरेसिया यानी उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया। दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड, इसमें दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। अब पेंजिया में 3 परतें थीं।
ऊपरी परत सियाल, मध्यवर्ती सीमा तथा केंद्र भाग निफे का बना माना। सियाल जो महाद्वीपीय भाग बिना किसी रुकावट के सीमा पर तैर रहा था। सीमा क्या है? मध्यवर्ती भाग। कार्बोनिफेरस युग में दक्षिणी अफ्रीका में वर्तमान डरबन के पास कार्बोनिफेरस युग में दक्षिणी ध्रुव अफ्रीका में वर्तमान डरबन के पास था। कार्बोनिफेरस युग की बात हो रही है। वैगनर के सिद्धांत का जो क्रियान्वयन है या प्रारंभ कह सकते हो, कार्बोनिफेरस युग से प्रारंभ होता है। अब देखिए, पेंजिया, फिर उसके चारों ओर पैंथालासा, फिर पेंजिया का उत्तरी भाग लोरेसिया, दक्षिणी भाग गोंडवानालैंड। अब आगे देखिए, आगे चलकर पेंजिया का विभंजन हो गया। पहले क्या था? किसको बोला पेंजिया? कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थल भाग एक स्थल भाग के रूप में संलग्न थे और इसका नाम पेंजिया था या पेंजिया रखा। यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं? पेंजिया का विभंजन हो गया तथा विभंजन हो गया तो क्या हुआ? स्थल भाग एक दूसरे से अलग हो गए। परिणाम स्वरूप महासागरों तथा महाद्वीपों का वर्तमान रूप प्राप्त हुआ। ये इस तरह से इसको बताया है। अब है सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण। इस अपने आप को सही या सिद्ध करने के लिए क्या बताया है? भूगर्भिक बनावट, जलवायु तथा वनस्पतियों के वितरण के आधार पर वैगनर ने ये प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि प्रारंभ में सभी स्थल भाग पेंजिया के रूप में थे। वैगनर का कहना है कि वर्तमान महाद्वीपों को जोड़कर पेंजिया का रूप दिया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने पूरे स्थल भाग जो था उसी को एक दूसरे से जुड़ा हुआ, उसको नाम पेंजिया दिया था। अब इसको पहला है, वैगनर के अनुसार आंध्र महासागर के दोनों तटों पर भौगोलिक एक रूपता पाई जाती है। दोनों तट एक दूसरे से मिलाए जा सकते हैं। जिस तरह किसी वस्तु के दो टुकड़े करके पुनः मिलाया जा सकता है। अटलांटिक ओशन की जो ये बात करें, उनके दोनों तटों की, मैंने आपको मानचित्र भी इसीलिए पहले PDF में भेजा है, उसको आप देखेंगे तो इनके अनुसार अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर जो एक रूपता पाई जाती है, उसमें ये किस तरह बता रहे हैं कि दोनों तट एक दूसरे से मिलाए जा सकते हैं। कैसे? जिस तरह किसी वस्तु के दो टुकड़े करके पुनः मिलाया जा सकता है। जैसे हमने हटा दिया किसी चीज़ को और फिर वापस से उसको फिट कर दिया, यानी जिगसॉ फिट। उसी प्रकार उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट को आप मानचित्र देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूर्वी तट को यूरोप के पश्चिमी तट से तथा दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट को अफ्रीका के पश्चिमी तट से मिलाया जा सकता है। जो यहाँ उन्होंने, अब जो आप यहाँ चित्र में भी देख पा रहे हो, अफ्रीका और अमेरिका का किस तरह से बताया, उसी तरह से यूरोप और उत्तरी अमेरिका का। दूसरा ये क्या कहते हैं, भूगर्भिक प्रमाणों के आधार पर आंध्र महासागर के दोनों तटों के कैलिडोनियन तथा हर्सिनियन पर्वतक्रमों में समानता पाई जाती है।
फिर आगे क्या बताते हैं कि दोनों तटों की भूवैज्ञानिक संरचना पर विचार किया जाए तो वापस से साम्य दिखाई देता है। और डुटवाइट ने दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तथा अफ्रीका के पश्चिमी तट का अध्ययन करके बताया कि दोनों तटों की संरचना में पर्याप्त समानता है। उनके अनुसार दोनों तट पूर्ण रूप से नहीं मिलाए जा सकते, वरन 400 से 800 किलोमीटर का अंतर रह जाता है। जो यहाँ बीच में देख भी पा रहे हो प्लेन, थोड़ी जगह जो बची हुई है उसको। फिर आता है अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर चट्टानों में पाए जाने वाले जीवावशेष तथा वनस्पतियों के अवशेषों में समानता मिलती है। अपने सिद्धांत को बताने के लिए इन्होंने जो अपने इसके पक्ष में जो प्रमाण रखे हैं उन्हीं के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। फिर आगे बताते हैं भूगणितीय प्रमाणों के आधार पर ये बताया जाता है कि ग्रीनलैंड निरंतर 20 मीटर प्रति वर्ष की गति से पश्चिम की ओर सरक रहा है और 1930 के बाद इसके पश्चिम की ओर खिसकने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। अब जी लेमिंग नामक जंतु से किस तरह इन्होंने बताया है, स्कैंडिनेविया के उत्तरी भाग में पाए जाने वाले लेमिंग नामक जंतु अधिक संख्या में हो जाने पर पश्चिम की ओर भागते हैं। अब पश्चिम की ओर जाएंगे तो आगे क्या हो गया, सागर। परंतु आगे स्थल न मिलने के कारण सागर में जलमग्न हो जाते हैं। इससे ये प्रमाणित होता है कि अतीत काल में यानी पहले जब स्थल भाग एक दूसरे से मिले थे तो ये जंतु पश्चिम की ओर जाया करते थे। कि ये पहले जाते तो वही टेंडेंसी है, तो ये पश्चिम की ओर जाते हैं, लेकिन बीच में क्या आ गया, सागर आने के कारण ये वहाँ उसमें जलमग्न हो जाते हैं। इसी तरह से इन्होंने एक वनस्पति है ग्लासोप्टेरिस, उस वनस्पति के लिए क्या बताया है, ग्लासोप्टेरिस वनस्पति का भारत, दक्षिणी अफ्रीका, फाकलैंड, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका में पाया जाना ये दर्शाता है कि कभी ये स्थल भाग एक दूसरे से मिले थे यानी एक थे। अब आता है आगे समझा किस तरह से सिद्ध करने की कोशिश की है वो, कार्बोनिफेरस युग के हिमानीकरण के प्रभाव का ब्राज़ील, फाकलैंड, दक्षिणी अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत तथा ऑस्ट्रेलिया में पाए जाना तभी संभव हो सकता है जबकि सभी स्थल भाग कभी एक रहे हों तथा दक्षिणी ध्रुव डरबन के पास रहा हो। इस तरह से इन्होंने अपने सिद्धांत को कि जो स्थल भाग एक पेंजिया के रूप में था और फिर अलग हो गया उसको समझाने की कोशिश की है। फिर इन्होंने प्रवाह संबंधी जो बल हैं उनको किस तरह से बताया है। वैगनर के अनुसार जब पेंजिया में विभाजन हुआ तो उसमें दो दिशा में प्रवाह हुए, उत्तर की ओर या भूमध्य रेखा की ओर, दूसरा पश्चिम की ओर। अब इनके अनुसार ये जो प्रवाह हुआ वो दो प्रकार के बलों द्वारा हुआ। पहला है भूमध्य रेखा की ओर का प्रवाह गुरुत्व बल तथा प्लवनशीलता के बल के कारण हुआ। महाद्वीप सियाल का बना है और
तथा सीमा से कम घनत्व वाला है। अतः सियाल सीमा पर बिना रुकावट के तैर रहा है। आगे इसमें अपन देखेंगे विरोधाभास भी आएगा। यहाँ क्या कह रहे हैं, सियाल सीमा पर बिना रुकावट के तैर रहा है। भूमध्य रेखा की ओर का प्रवाह गुरुत्व बल तथा प्लवनशीलता के बल के कारण हुआ। दूसरा, महाद्वीपों का पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह सूर्य तथा चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण हुआ माना गया। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। ज्वारीय रगड़ पृथ्वी के भ्रमण पर एक ब्रेक की तरह काम करती है या रोक का काम करती है। इस कारण महाद्वीपीय भाग पीछे छूट जाते हैं तथा स्थल भाग पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। अब आता है महाद्वीपों का वास्तविक प्रवाह। पेंजिया का विभंजन कार्बोनिफेरस युग से प्रारंभ होता है। गुरुत्व तथा प्लवनशीलता के कारण पेंजिया का 2 भागों में विभंजन हुआ। उत्तरी भाग लोरेशिया, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। बीच का भाग टेथिस सागर के रूप में बदल गया और इसे टेथिस का खुलना कहा जाता है। जूरेसिक युग में गोंडवाना लैंड का विभंजन हो गया तथा ज्वारीय बल के कारण प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड से अलग होकर प्रवाहित हो गए। इसी समय उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका ज्वारीय बल के कारण पश्चिम की ओर प्रवाहित हो गए। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर प्रवाहित होने के कारण हिंद महासागर का निर्माण हुआ और दोनों अमेरिका के, जैसे हमने देखा कि पश्चिम की ओर प्रवाहित हो गए, तो दोनों अमेरिका के पश्चिम की ओर प्रभावित होने के कारण आंध्र महासागर या अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ। अब इसमें इन्होंने एक बात और बताई कि स्थल भाग समान गति से प्रवाहित नहीं हो रहे थे, तो अटलांटिक महासागर का एस अक्षर का रूप उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका के पश्चिम दिशा में विभिन्न दर से प्रवाह के कारण संभव हुआ है। मानचित्र में भी आप देखोगे कि बीच में इस तरह से एस से मिलती जुलती जो आकृति को बताने के लिए उन्होंने क्या कहा कि पश्चिम दिशा में दोनों उत्तरी तथा दक्षिण अमेरिका विभिन्न दर से प्रवाहित हो रहे थे, इस कारण हुआ। दोनों अमेरिका के पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह के कारण ही मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण हुआ। आर्कटिक सागर तथा उत्तरी ध्रुव सागर का निर्माण महाद्वीपों के उत्तरी ध्रुव से हटने के कारण हुआ। पेंथालासा पर कई दिशाओं से महाद्वीपों के अतिक्रमण के कारण उसका आकार संकुचित हो गया और उसका अवशिष्ट भाग प्रशांत महासागर बना। इस तरह स्थल तथा जल का वर्तमान रूप प्लायोसीन युग तक पूर्ण हो गया था। दोनों ध्रुव तथा भूमध्य रेखा की स्थितियों में भी पर्याप्त परिवर्तन हुए। सिल्यूरियन युग में भूमध्य रेखा सर्वाधिक उत्तर में थी तथा नॉर्वे के उत्तर से होकर गुजरती थी। टर्सरी युग में
वर्तमान एल्पाइन पर्वतीय क्षेत्रों से गुजरती थी, जो आप यहाँ देख पा रहे हो। क्या कि दोनों ध्रुव तथा भूमध्य रेखा की स्थितियों में भी पर्याप्त परिवर्तन हुए हैं। सिल्यूरियन युग में भूमध्य रेखा सर्वाधिक उत्तर में थी, इस चित्र में आप देख पा रहे हो, तथा नॉर्वे के उत्तर से होकर गुजरती थी। टर्सरी युग में वर्तमान अल्पाइन पर्वतीय क्षेत्रों से गुजरती थी। ये था आपका वैगनर का सिद्धांत। बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है।